हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। यानी मैजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल है उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जो वर्ड ट्रायल है ना, उसकी डेफिनेशन वैसे आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे आम तौर पे ट्रायल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है या ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा शख्स है जिसने ये जुर्म किया है और किसने ये जुर्म नहीं किया। यानी किस बंदे को आपने सज़ा देनी है और किसको नहीं देनी, इसका पता हमें ट्रायल के ज़रिए ही पता चलता है। ठीक है। सो ट्रायल की जो पहली स्टेज है वो आपने सुनी होगी, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जिसको हम फ़र्द जुर्म भी कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है और उससे लेकर जब तक अदालत कन्विक्शन का या एक्विटल का फ़ैसला नहीं सुनाती। सो ट्रायल एक्चुअली अहम यानी कि एक हिस्सा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ठीक है। क्रिमिनल जितने भी केसेस हैं उसके अंदर ट्रायल बहुत ही एक ख़ास अहमियत रखता है और ट्रायल बड़ा ही मैंडेटरी है, यानी ये कंपलसरी है। यानी किसी भी मुकदमे के अंदर आपने किसी भी शख्स को अगर सज़ा सुनानी है तो उसमें ट्रायल ज़रूरी करना है। ट्रायल के बगैर आप किसी को सज़ा नहीं सुना सकते। ठीक हो गया जी। जो मैजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल शुरू होता है, तो ट्रायल शुरू होने से पहले उससे पहले क्या चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। जैसे मेरी जो वीडियो है एफआईआर के हवाले से और कंप्लेंट के हवाले से, यानी जिसको हम उर्दू में इस्तगासा भी बोलते हैं, वो आप पहले देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपका छोटा सा रिव्यू कर देता हूँ कि देखें, जो जुर्म होता है ना वो दो किस्म का होता है। एक वो जुर्म होते हैं जिसके अंदर एफआईआर बनती है और एक वो जुर्म होते हैं जिसके अंदर हम कंप्लेंट दायर करते हैं। जब एफआईआर होती है तो उसमें पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है इन्वेस्टिगेशन करके, यानी चालान जमा कराती है अदालत के पास, मजिस्ट्रेट के पास, और उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो कंप्लेंट का मामला है उसमें क्या होती है कि आप जब मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और पुलिस के पास नहीं जाते, तो मजिस्ट्रेट आपकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर वो इंक्वायरी करा के फिर उसकी एक रिपोर्ट जमा होती है। दोनों सूरतों में जब एफआईआर और कंप्लेंट से जब ये रिपोर्ट फाइनल होकर अदालत के पास आती हैं तो उसके बाद ये ट्रायल का प्रोसीजर शुरू होता है। ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो कंप्लेंट और एफआईआर में एक ही है। शुरू की जो स्टेजेस हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की और एविडेंस कलेक्ट करने की, वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद जब ट्रायल शुरू होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज लगता है, फ़र्द जुर्म लगता है, तो उसके बाद सारा का सारा मामला सेम हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब ये जो मजिस्ट्रेट के सामने जो हमारा ट्रायल का जो प्रोसीजर है ना, इसके हवाले से हमारे पास जो सेक्शन है वो है 241 से लेकर 249 ए तक। 241 से लेकर 249 ए तक ये जो सेक्शन है ये हमें बताते हैं कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल का प्रोसीजर किस तरह किया जाता है। सबसे पहले तो शुरुआत होती है इस प्रोसीजर की, जब आप एफआईआर का अगर केस है तो आपने एक चालान रिपोर्ट जमा करानी है जो पुलिस जमा कराती है, और अगर कंप्लेंट का केस है तो उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, इशू ऑफ प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है। आर्टी सेक्शन 204 के तहत यानी कि लोगों को बुलाया जाता है, अक्यूज़्ड को बुलाया जाता है, या तो समन जारी किया जाता है या वारंट जारी किया जाता है। ये तो बुनियादी स्टेजेस हैं ट्रायल शुरू होने से। लेकिन उसके बाद फिर एक्चुअली वो काम शुरू होता है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, यानी कि अब मज़ीद आगे क्या होता है। मजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसमें जो सबसे पहली और बुनियादी स्टेज है ना, ठीक है, उससे पहली जो चीज़ें वो तो जेनेरिक हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। यानी जो अक्यूज्ड है ना उसको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। 241 ए के तहत आपने उसको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ये जो सेक्शन 241 है ना, सिंपल उसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोसीजर है ट्रायल का वो ये नीचे दिया गया है। ठीक है। वो तो उसमें वो उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, वो इस एक वन लाइनर है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसीजर शुरू होता है ट्रायल का वो शुरू होता है सेक्शन 241 ए से शुरू होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो अक्यूज़्ड है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने। कौन से डॉक्यूमेंट? यानी जो इंक्वायरी की, जो इन्वेस्टिगेशन की, जो आपने 161 की और 164 की स्टेटमेंट ली, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आपने अक्यूज़्ड को प्रोवाइड करने। क्यों करने भाई प्रोवाइड उसको? देखें, ट्रायल शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट्स अक्यूज़्ड को इसलिए दिए जाते हैं
ताकि उसको पता चले कि यार मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है, मुझे मेरे ऊपर मेरे ख़िलाफ़ क्या क्या इन्होंने जो है ना मामलात किए हैं, मुझे किन जो है ना ऑफेंसेस के अंदर मेरा ट्रायल चलेगा, ये सारा उसको पता चले और ताकि उसको हक मिले, ताकि वो अपना वकील करे। ठीक है। नेचुरल जस्टिस का असूल तो यही है ना कि अगर एक मुलजिम है तो उसके ऊपर उसको भी पूरा का पूरा आपने मौका देना है कि वो अपनी सफाई में पेश करे, वो एविडेंस लेके आए, वो भी अपना पूरा का पूरा केस तैयार करे। ठीक है, हो गया। सो पहली स्टेज है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स टू द अक्यूज्ड। यानी मिसाल ले लें कि मैंने एक जुर्म किया है और अब अदालत ने अब मेरे ऊपर ट्रायल शुरू करना है, तो सबसे पहले जो दूसरी पार्टी होगी, या वो पुलिस हो सकती है या कंप्लेंट वाले हैं, जो भी हैं, वो क्या कहेंगे, मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे देने हैं ना, जो उनकी खुद की तैयारी है, इंक्वायरी जो भी उन्होंने की है या चालान सब कुछ, वो ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले, यानी ट्रायल शुरू होने में एक हफ़्ते से पहले पहले उन्होंने मुझे प्रोवाइड करने, ताकि मैं उसके ऊपर तैयारी करूं, अपना वकील कर लूं और सारा मुझे पता चलेगा अच्छा यार ये मेरे पे इल्ज़ाम है, ये मेरे ऊपर ट्रायल शुरू होता कि हम अपनी केस की अच्छी सी तैयारी कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गई पहली स्टेज। ये पहली स्टेज क्या है कि अक्यूज्ड को सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो इंक्वायरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो चालान है, ये सब कुछ आपने अक्यूज्ड को प्रोवाइड करने। सो पहली स्टेज में हो गया सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। उसके बाद आता है सेक्शन 242। 242 में क्या होगा कि अब आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको मजिस्ट्रेट साहब बुलाएंगे कि अया साहब आ जाएं, आपके ऊपर हमने फ़र्द जुर्म लगाना है, आपको आपको हमने आपका जो जुर्म है वो पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर जो चार्ज है वो फ्रेम किया जाएगा, आप मेहरबानी करके आ जाएं। सो दूसरी स्टेज है सेक्शन 242, जिसमें चार्ज क्या किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा, आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। उसके बाद जनाब अहम स्टेज है 243। 243 में ये होगा कि आपको जुर्म पढ़ के सुनाया जाएगा, और उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि हाँ जी मैं मतलब एतराफ़ करता हूँ कि मैंने ये जुर्म किया, यानी आप कबूल कर लेते हो, आप कन्फेस कर लेते हो कि हाँ यार ये मैंने जुर्म किया है, मैं मान लेता हूँ, यानी एतराफ़ करते हो, यानी जिसको हम आमतौर पे प्लीड गिल्टी भी कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी हाँ मैं प्लीड गिल्टी हूँ, मैंने ये जुर्म किया है, तो फिर अदालत मजिस्ट्रेट क्या करेगी, आपको कन्विक्शन देगी, यानी आपको सज़ा सुनाएगी उसी टाइम ही। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिंपल होता है। वैसे अक्सर केसेस में इस तरह नहीं होता, लेकिन आम तौर पे अगर ट्रायल की दूसरी स्टेज के ऊपर अगर खुद बंदा कबूल कर ले कि हाँ यार मैंने जुर्म किया, तो आगे का ट्रायल फिर चलता नहीं है और अदालत का वक्त भी बच जाता है और अदालत बड़ी खुश होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये चीज़ है कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं इस हवाले से कि अगर कोई बंदा प्लीड गिल्टी करता है ना, तो आपने फिर उससे रीज़न ज़रूर पूछने हैं कि भाई रीज़न बताओ, शोकास दो, क्यों तुमने ये जुर्म किया और क्यों ना तुम्हें हमें ये सज़ा सुना है। ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि प्लीड गिल्टी का क्या मतलब है, वो बेचारे 2 मिनट के अंदर ना कन्फेस करके बैठ जाते हैं या दबाव में आके करते हैं। सो उस सूरत हाल को टैकल करने के लिए अदालती फ़ैसलों में लिखा हुआ है कि जनाब जब भी आपने जो है ना जब चार्ज फ्रेम करना है और अगर कोई बंदा कहता है कि हाँ यार ये मैंने जुर्म किया है, वो इकबाल जुर्म या इतराफ़ी जुर्म कर लेता है, तो फिर आपने उससे शोकाज़ लेना है कि भाई रीज़न्स भी बताओ। और उसके रीजंस के बाद अदालत ये कहती है कि हाँ वाकई यार ये इस बंदे ने ये जुर्म किया है, तो उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, उसको कन्विक्ट कर देगी। सो सेक्शन 243 में बंदे को अदालत क्या करेगी, कन्विक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसने मन कर लिया है कि भाई मैंने ये जुर्म किया है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये जुर्म किया। जब उसने प्लीड गिल्टी कर दिया तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन साथ में शोकाज नोटिस देंगे, क्योंकि उसने अदालत का वक्त बचाया है। यानी ये अदालत अदालत का वक्त बच गया ना कि भाई आप उठते ही अदालत को कहते हैं कि हाँ जी मैंने ही जुर्म किया है, तो फिर आगे ट्रायल चलेगा ही नहीं, तो अदालत का वक्त बच गया। फिर अदालत उस बंदे के साथ प्यार करती है कि चलो यार तुमने मेरा वक्त बचा लिया, मेहरबानी तुम्हारी, तुमने वो उठते ही ये मान लिया कि तुमने जुर्म कर लिया है। सो अदालत फिर उसको एक मौका देती है कि चलो यार शोकास में ज़रा रीजंस वगैरह बताओ कि क्यों ये तुम किया और क्यों तुम्हें हम ये सज़ा ना सुनाएं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज। अब इसमें क्या होता है, वो है सेक्शन 244। मिसाल के तौर पर एक दूसरा बंदा है, लेकिन वो ये कहता है कि भाई मैं, वो आप कहते हो कि जी मैंने ये जुर्म नहीं किया, आप मुकर जाते हो आप ये कहते हो कि आई एम नॉट प्लीड गिल्टी, मैंने ये जुर्म नहीं किया।
243 में तो ये है ना कि आपने मान लिया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया, तो उस वक्त आपको कन्विक्शन दे दी जाएगी, आपको अदालत कन्विक्ट कर लेगी। लेकिन जब आप 244 सेक्शन में ये है कि आप अगर ये कहते हैं कि जी मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ठीक है, अगले बंदे ने या पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई है गलत बनाई है, मेरे पर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अदालत ट्रायल को मज़ीद आगे चलाएगी और फिर अदालत कहेगी अच्छा तुम क्या कहते हो? कहते हैं मैं कहूँगा सर मैंने ये जुर्म ही नहीं किया, मैं नहीं मानता, मेरे ऊपर जो ये आप फ़र्द जुर्म लगा रहे हैं मैं इसको नहीं मानता। फिर अदालत क्या करेगी कि जनाब एविडेंस और जो विटनेस हैं उनको रिकॉर्ड करना शुरू करेगी। यानी उसके बाद फिर क्या होगा? दमादम मस्त कलंदर होगा। अब जनाब मज़ीद ट्रायल चलेगा। अब ये होगा कि दोनों जो पार्टीज़ हैं ना, दोनों तरफ वो अपने अपने एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, अपने अपने गवाह लेके आएंगे और फिर अदालत दोनों को सुनेगी और उसके बाद फिर अदालत जाके अपना फ़ैसला सुनाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि जो इससे पहला जो सेक्शन था ना 243, उसमें तो सिंपल ये है कि वो बंदा मान लेता है तो कन्विक्शन हो जाती है उसी टाइम। लेकिन 244 में ये है कि अगर वो नहीं मानता, वो कहता है कि जी नहीं मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर क्या होगा? जो है ना एविडेंस और जो है ना वो उनकी रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्ड होगा, विटनेस प्रोवाइड किए जाएंगी दोनों तरफ से और अदालत दोनों को सुनेगी और उसके बाद फिर जाके वो अगला काम करेगी। अच्छा जी, अब उसके बाद है सेक्शन 244A। इसके अंदर ये है कि इसमें ये भी बताया गया है कि जो 164 की स्टेटमेंट होती है ना, यानी कोई बंदा जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है, कोई भी विटनेस, सो उसको भी हम हिसाब बनाएंगे, उसको भी हम जनाब एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे। अच्छा जी, अब देखें 244 में क्या हुआ? बंदे ने कहा कि नहीं जी मैंने तो जुर्म नहीं किया, और 244 के तहत हमने क्या किया? एविडेंस और विटनेस वगैरह रिकॉर्ड किए। अब सेक्शन 245 के अंदर अदालत क्या करेगी? या तो उस बंदे को एक्विट करेगी या उसको सज़ा सुनाएगी, ठीक है, या तो उसको बरी करेगी या तो उसको सज़ा याफ्ता डिक्लेयर करेगी। लेकिन ये कब करेगी? जब आपने सेक्शन 244 पे अमल किया। यानी क्या अमल किया? यानी कि 244 के तहत आपने एविडेंस और विटनेस के बयानात वगैरह सारा कुछ देख के, जो एविडेंस थे उनको रिकॉर्ड करके, जो विटनेस थे उनके स्टेटमेंट सुन के, सारा कुछ करके, एग्जामिनेशन देख के, उसके बाद अदालत जिस नतीजे पे पहुंचती है ना, तो या तो वो उस बंदे को सज़ा देगी या तो उसको बरी करेगी, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन है? 245। उसके बाद क्या होता है? अच्छा, जब इसमें एक मज़ीद एक इन्होंने इजाफ़ा किया है, वो है सेक्शन 245A। इसमें यह है कि अगर एक बंदा ऑलरेडी मुख्तलिफ जो है ना केसेस के अंदर वो ना उसकी कन्विक्शन हो चुकी है, तो फिर क्या स्टेटस होगा? उसमें यह है कि अगर अदालत एक बंदे को सज़ा सुना रही है और उसको पता चलता है कि यार ये बंदा पहले भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर ना कन्विक्शन इसकी हो चुकी है, कन्विक्टेड रह चुका है, तो फिर क्या करेगी अदालत कि जनाब उसके ना सबूत कहेगी कि मुझे सबूत दो कि इसने यानी इसकी कन्विक्शन हो चुकी है। तो अब सबूत के तौर पे क्या पेश करेंगे? उन्हीं उन्हीं अदालतों के फ़ैसले, यानी अदालतों के वो फ़ैसले जिसके अंदर इसको कन्विक्शन सुनाई गई है, ठीक है, वो अदालत के सामने प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर वो आम से मामलात होंगे, जुर्म होंगे, तो फिर तो छोड़ दे, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान पीनल कोड का जो 12वां और 17वां चैप्टर है, अगर उसके तहत अगर उसने कोई जुर्म किया है और उसके अंदर उसकी कन्विक्शन हो चुकी है ऑलरेडी, जो यानी कि, तो फिर तो अदालत क्या करेगी कि इसकी सज़ा में इजाफा भी कर सकती है, ठीक है। सो आर्टिकल सेक्शन 245A के अंदर जो प्रीवियस कन्विक्शंस हैं उनको नज़र में रखा जाता है, ठीक है। अदालत जब एक बंदे को जुर्म सुनना किसी ताज़े जुर्म के अंदर कन्विक्ट करती है, तो साथ में उसकी प्रीवियस कन्विक्शन को नज़र में रख सकती है, उसके वो फैसले मंगवा के, उसके एविडेंस वगैरह देख के उसकी जो है ना सज़ा में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन ये आम तौर पे वो जुर्म जो पाकिस्तान पीनल कोड का जो 12वां और 17वां चैप्टर नहीं है उसके अंदर नहीं है, अगर उसके तहत अगर उसने कोई जुर्म किए हैं, उसके अंदर जो जुर्म या ऑफेंसेस हैं इन्वॉल्व वो किए हैं, तो फिर तो उसकी जो है ना कन्फर्म है कि उसकी जो है ना सज़ा में इजाफा कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद है 247। बड़ा सिंपल। ये 247 में ये है कि यार वो जो कंप्लेनेंट है ना वो अदालत आता ही नहीं है। किसी केस चल रहा था, ट्रायल शुरू हो रहा था, वो अदालत आता ही नहीं है। तो अब अदालत के पास दो रास्ते हैं। एक तो वो ये हो गया कि अगले बंदे को एक्विट कर देगी,
मुलज़िम को छोड़ देगी, चलो जी बरी है। क्योंकि जो बंदा जिसने ये शिकायत लगाई है, जो कंप्लेनेंट था वो तो भाग गया, नस गया, तो फिर वो आपको यानी कि एक्विट कर देगी। लेकिन ये कि अगर वो कंप्लेनेंट कोई पब्लिक सर्वेंट था, कोई सरकारी मुलाजिम था, तो फिर वो अगर अदालत में पेश नहीं भी होता तब भी मजिस्ट्रेट मुकदमे को चलाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा सीरियस नोयत का जुर्म है जो नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, तो उस सूरत में तो भाई कंप्लेनेंट जो है ना, वो आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदालत खुद से उस केस को आगे बढ़ाएगी। उसके बाद है सेक्शन 248। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कंप्लेनेंट है वो किसी भी स्टेज के ऊपर अपनी दरख्वास्त वापस भी ले सकता है, शिकायत वापस ले सकता है। यानी अक्यूज़ड के ऊपर उसने जो इल्ज़ाम लगाया था, जो दरख्वास्त दी थी, वो वापस भी ले सकता है। तो उस सूरत में भी जनाब, अगर वो कंप्लेंट जो इस्तगासा है वो विथड्रॉ करता है, वापस लेता है कि नहीं जी मैंने इस बंदे के ख़िलाफ़ ये केस नहीं करना, बस मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ, तो फिर अदालत जो है ना अक्यूज़ड को एक्विट कर देगी, उसको बरी कर देगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि सेक्शन 249 के तहत ये है कि अगर अदालत चाहे तो बगैर कंप्लेंट के भी आगे केस को जो है ना वहाँ पे स्टॉप कर सकती है। यानी जब तक फिर कंप्लेनेंट या जो अक्यूज़ड है तब दोबारा अपीयर नहीं होंगे तब तक केस को आगे नहीं चलाएगी। यानी सेक्शन 249 के अंदर क्या होता है कि फ़ाइनल जजमेंट से पहले अगर किसी स्टेज के ऊपर कंप्लेनेंट या अक्यूज़ड नज़र नहीं आते, या आमतौर पे कंप्लेंट सामने नज़र नहीं आता, अपीयर नहीं होता, अदालत में नहीं आता, तो अदालत उस मामले को वहीं तक उसी स्टेज के ऊपर छोड़ देगी, स्टॉप कर देगी, यानी उसको डोरमेंट स्टेज के ऊपर ले जाएगी। और जब वो अक्यूज़ड अदालत में आएगा या कंप्लेंट अदालत में पेश होगा तो वहीं से वो मामला दोबारा शुरू होगा। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 249A। यार इसमें यह है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो अक्यूज़ड बंदे को रिहा कर सकता है केस के किसी भी स्टेज के ऊपर। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ये केस की स्टेज की बात करता है, ट्रायल की बात नहीं कर रहा। ट्रायल तो आपका पता है ना 241 से शुरू होता है ना, लेकिन ये कहता है कि जब से केस शुरू होता है, यानी एफआईआर से जब केस शुरू होता है या कंप्लेंट से शुरू होता है, उसके बाद लेके जजमेंट आने तक किसी भी स्टेज के ऊपर मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स हैं कि वो हम अक्यूज़ को क्या कर सकती है, रिहाई कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए उसने को दोनों यानी कि प्रोसिक्यूटर और अक्यूज़ड को सुनने के बाद ये फ़ैसला देना है। और उसके बाद वो देखती है कि अच्छा यार इस केस में कोई मतलब जान नहीं है और ये इल्ज़ामात इतने सॉलिड नहीं है, तो वो अक्यूज़ड को रिहा कर सकती है, एक्विट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट्स के सामने जो ट्रायल होता है उसका क्या प्रोसीजर और स्टेजेस है, मैं इसको दोबारा समराइज़ करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले सेक्शन 241A के तहत सबसे पहले तो अक्यूज़ड को अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपनी केस की तैयारी कर सके। और ये जनाब क्या होगा कि ट्रायल से 7 दिन से पहले यानी 7 दिन पहले आपको उसको प्रोवाइड करने हैं ताकि उसके पास तैयारी का वक्त हो। उसके बाद जनाब सेक्शन 242 के तहत आपने उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करना है, उसको अदालत बुलाना है मुलज़िम को, और उसको जुर्म पढ़ के सुनाना है। उसके बाद अगर बंदा वो ये कहता है कि जी मैंने ये जुर्म किया है, मैं मानता हूँ मैंने ये जुर्म किया है, मैं एतराफ़ करता हूँ, तो सेक्शन 243 के अंदर उसको कन्विक्ट किया जाएगा। लेकिन कन्विक्शन से पहले उससे शोकास नोटिस मांगा जाएगा कि जी रीज़न्स बताएं कि क्यों ना हम आपको ये कन्विक्ट करें। उसके बाद है जनाब सेक्शन 244। अगर शख्स कोई कहता है कि नहीं जी मैं कोई नॉट प्लीड गिल्टी, मैंने जुर्म नहीं किया, तो उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, आगे ट्रायल चलेगा, शहादतें होंगी, ठीक है ना, गवाहान पेश किए जाएंगे, ये सारा मामला चलेगा। उसके बाद ये है कि सेक्शन 244 ये वो उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, वो ये है कि जो स्टेटमेंट होती है 164 की, वो भी एविडेंस और विटनेस में शामिल की जाएगी। उसके बाद है जनाब, जब ट्रायल चलता है, एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके बाद सेक्शन 245 के तहत क्या होता है, अदालत या तो उस बंदे को एक्विट करती है या तो उसको कन्विक्ट करती है, यानी सेंटेंस यानी सज़ा सुनाती है। उसके बाद यह है कि अगर बंदे को प्रीवियस कन्वेंशन हो चुकी है तो अदालत देखेगी कि कौन से जुर्म के अंदर या कौन से जो ऑफेंसेस के अंदर उसको ना ये सज़ा सुनाई गई है। अगर ऐसे जुर्म हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड के 12वीं और 17वें चैप्टर के अंदर हैं, तो फिर तो जनाब उसकी सज़ा में इजाफा कर देगी। अदरवाइज़ अगर जनरल कन्वेक्शन है तो फिर उसको यानी कि ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएगी। उसके बाद सेक्शन 247 के तहत अगर कंप्लेंट अदालत ही नहीं आता तो
अदालत फिर क्या करेगी, मुलज़िम को छोड़ देगी। लेकिन अगर वो कंप्लेनेंट है जिसने ये दरख्वास्त दी थी वो पब्लिक सर्वेंट है तो अदालत फिर खुद केस को आगे चलाएगी, ठीक है। और अगर दूसरा ये है कि अगर केस कोई नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, बड़ी सीरियस नौयत का है, तो उसमें फिर कंप्लेनेंट अदालत नहीं भी आता, अदालत खुद से केस को आगे बढ़ाएगी। उसके बाद है 248, अगर जो जिसने बंदे ने ये दरख्वास्त दायर की थी, इस्तगासा या शिकायत दायर की थी, वो अगर अपनी दरख्वास्त वापस लेता है तो उसके बाद भी अदालत क्या करेगी, मुलज़िम को छोड़ देगी। भाई जब जिस जिस बंदे को प्रॉब्लम था वो ही दरख्वास्त वापस ले ली, तो अदालत अब क्या उसका अचार डालेगी क्या, उसको वो भी कहेगी चलो जी घर चले जाओ, आप भी रिहा कर देगी। दूसरा ये है कि अगर अदालत को लगे तो वो किसी और कंप्लेनेंट नहीं आता या कंप्लेंट का इशू होता है या आगे से कोई बंदे पेश नहीं होते, तो अदालत उस केस को उस स्टेज के ऊपर रोक भी सकती है, यानी फाइनल जजमेंट से पहले पहले उसको रोक देगी जब तक वो अक्यूज़ और कंप्लेनेंट दोबारा केस के अंदर पेश नहीं होते, फिर वहीं से शुरू होगा। और सेक्शन 249A जो है ना, वो मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास केस केस की किसी भी स्टेज के ऊपर, ये केस की बात करता है, ट्रायल की नहीं, केस की किसी स्टेज के ऊपर बंदे को एक्विट कर सकती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा टॉपिक, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। ट्रायल यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल होता है उसकी कौन से स्टेजेस हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है और बहुत कोशिश की है सिंपल करके बताऊं ताकि आपको ये समझ आ जाए। अगर आ गया है तो फिर नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।